नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि इस बार भी गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है मध्य प्रदेश में और हमारे किसान भाइयों को गेहूं की अच्छी उपज प्राप्त होने वाली है। लेकिन इसी के साथ एक समस्या खड़ी हो जाती है, वो होती है गेहूं से जो फसल अवशेष निकलता है उसका किसान भाई क्या करें। और इस समस्या से निजात पाने के लिए अक्सर किसान भाई एक गलती कर जाते हैं, वो ये कि या तो वो नरवाई में आग लगा देते हैं, पैरा में आग लगा देते हैं और इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, खेत को भी नुकसान होता है। तो किसान भाई ये सवाल पूछते हैं कि भाई इस फसल अवशेष का हम क्या करें, कैसे उपयोग में लाएं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस फसल अवशेष का आप जैविक खेती में या अन्य प्रकार से कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे पर्यावरण सुरक्षित रखने में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीएट के संचालक डॉक्टर KP अहरवाल जी। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। तो सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि फसल अवशेष क्या क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और इनका कैसे उपयोग हो सकता है। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपने प्रश्न किया, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सामयिक प्रश्न है। हमारे किसान सभी जानते हैं कि फसल के अवशेष क्या चीज़ होती है। आप अपनी फसल को काटते हैं, उसके बाद में जो डूंठ बच जाते हैं उसको हम उसमें जो है ना अवशेष बोलते हैं। और इसके साथ ही हमारे जो पेड़ पौधे जो नेचुरल रूप से लगे रहते हैं उनके पत्ते भी अवशेष के रूप में हम, या जो चारा घास सब है, ये सब फसलों के अवशेष की ही श्रेणी में आते हैं। इनका उपयोग यदि हम खाद बनाने में करें और मिट्टी में मिलाने का काम करें, या बहुत सारी जैविक की विधियां हैं जिसका उपयोग हम गोबर गौमूत्र के साथ में मिला करके इन अवशेषों का उपयोग जैविक खाद बनाने में कर लें, तो ये सोने में सुहागा है। आपको कहीं नहीं जाना है, मटेरियल के लिए पूरा रॉ मटेरियल आपके पास उपलब्ध है। अच्छा। और उसका आप जो है ना उपयोग करके बहुत अच्छी जैविक खाद बना सकते हैं। तो ये तो है। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि लोग जला देते हैं, तो ये बहुत गलत प्रथा है जो जला रहे हैं। वैसे किसान समझ रहा है इस चीज़ को कि हमको फसल के अवशेष नहीं जलाना चाहिए। इससे देखिए बहुत बड़ा नुकसान जो है ना किसानों को हो रहा है और धरती के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम एक तरफ बोलते हैं धरती हमारी माता है। जी। अब माता है तो वो मृत कैसे हो सकती है? वो सजीव है, जीवित है। उसमें जो है ना जब पेड़ पौधे जन्म ले रहे हैं तो वो मृत तो हो ही नहीं सकती। मृत व्यक्ति, कोई भी मृत चीज़ है वो किसी को जन्म नहीं दे सकती। ये तो सिद्धांत की बात है। तो सजीव है और उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव जो रहते हैं, जो इन सब चीज़ों को पनपाने का काम करते हैं, पनपते हैं, बड़े होते हैं, अपन देखते देखते हैं। और प्रकृति का एक सिस्टम है। आप देखो कि प्रकृति जो बनाई हुई है ईश्वर ने, वो किस तरीके का है कि एक पौधा, एक वैरायटी का जो पौधा रहता है एक किस्म का, उसके पत्ती तक अलग अलग होते हैं दूसरे के, एक जैसे आपको मिल नहीं सकते। कितनी वैरायटियाँ, लाखों करोड़ों वैरायटियाँ, चाहे पत्ती हो और चाहे जीव हो, किसी भी प्रकार के जीव हो, वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो बड़ी सुंदरता है, इसको हमको समझना चाहिए और किसी भी हालत में नरवाई या फसल इसको नहीं जलाना चाहिए। ठीक बात। तो यही समझते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि जो ये फसल के अवशेष है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी क्या ये मदद कर पाते हैं? देखिए, फसल अवशेषों में पहले आप लोगों ने देखा होगा, या हमारी जो ऋषि खेती होती थी, इसमें कहाँ DAP यूरिया उस टाइम पे हुआ करता था। कोई भी रासायनिक खादों का उपयोग था ही नहीं, जानते ही नहीं थे लोग। तो क्या उस टाइम पे खेती नहीं होती थी? आप अगर पुराना रिकॉर्ड पता करें, आज जो उत्पादन हमारा हो रहा उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन पहले होता था। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारी भूमि में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता थी वो हमारे फसल अवशेषों से मिल जाते थे। और हमारी ज़मीन में जो जीवाश्म थे या जो जीव थे वो सारे के सारे सक्रिय होकर के काम करते थे। सबको मालूम है ये बात। अगर वो चीज़ आज फिर से आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपन जमीन पे पहले खेतों में पैर रखते थे तो पैर धंसता था। आज जूते पहने या कील वाले जूते पे पहन लो तो कील नहीं घुसती। उसका कारण है कि जमीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हम लोगों ने जला जला के मार डाले। इसके कारण जमीन हार्ड हो रही है और बहुत बड़ा जमीन के लिए नुकसान हो रहा है। तो हम लोग जो है ना इसको सचेत हो जाएं, अभी भी मौका है। और पानी का इससे बहुत बड़ा संबंध है। पानी का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, पानी की जलधारण क्षमता,
आज गर्मी आ रही है, अब पानी की समस्या होने वाली है, ठीक है। तो ये समस्या कौन दूर करेगा? हम ही करेंगे ना, गांव के गांव खाली होंगे, फिर कौन करेगा? सरकार तो सब व्यवस्थाएं करती है, कैसे भी करती है, क्योंकि उसका दायित्व है, परंतु हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ऐसी चीज ना करें जो जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। जल संरक्षण में एक अहम भूमिका ये फसल अवशेष निभा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर, ये जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के फसल अवशेष होते हैं, खेती में इनका किस प्रकार से उपयोग हो सकता है? देखिए, जैसे मान लो आप गेहूं का है, ये आपका मेन तो गेहूं अपने यहाँ बहुत अच्छा, आपने खुद बताया कि बम्पर उत्पादन हुआ है, और गेहूं का जो फसल अवशेष है वो बहुत उपयोगी है दो चीज़ों में। एक तो ये पशु चारे के रूप में भूसा जिसको बोलते हैं, वो हमारा एक पशुधन की सुरक्षा के लिए उनके भोजन के काम में आ जाता है, उसका। दूसरा, ज़मीन के अंदर अगर मान लो हम एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाते हैं, आप मध्य प्रदेश का अगर आप चित्रण देखें फसल खेती के बारे में, तो गेहूं के बाद सामान्यतः लोग सोयाबीन लगा रहे हैं, मतलब एक बीजपत्री फसल से द्विबीजपत्री फसल लगा रहे हैं। तो आप देखो कि अगर इसमें गेहूं के अवशेष में राइजोबियम एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया अगर उसमें है, तो आने वाली फसल के लिए जो द्विबीजपत्री फसल है उसमें ये काम करेगा। अगर इस फसल अवशेष का उपयोग हमने मिट्टी में या जैविक खाद बनाने में कर लिया, तो आने वाली फसल के लिए बहुत लाभदायी होगा। आपको खाद की भी कम मात्रा लगेगी और न्यूट्रिएंट की पूर्ति इससे हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक ये सवाल मन में उठता है कि जब फसल अवशेष इतने उपयोगी हैं, फिर क्यों किसान भाई उनको जला देते हैं? खेत जो है पूरा उसमें आग लगा दी जाती है, नरवाई जला दी जाती है। इस वजह से कई जो आसपास के खेत हैं, हमने कई बार देखा है कि वहाँ तक चिंगारी पहुँचती है और जिन किसान भाइयों की खड़ी फसल है वो भी उस आग की भेंट चढ़ जाती है। तो किसानों को क्यों आसान लगता है कि आप आग लगा दीजिए? ये देखिए, किसानों को आसान सुविधा जिसमें होती है, वो उनका मानना ऐसा होता है कि हम जला देने से हमारी ज़मीन में कचरा समाप्त हो जाएगा और हम अच्छे से जुताई कर लेंगे, परंतु ये अवधारणा जो है ना उनकी गलत है। इसी अवधारणा को दूर करने के लिए शासन बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चला रही है। इसके लिए बहुत कार्यक्रम भी सरकार ने चलाए हैं और अब सख्ती भी की है कि अगर जो जलाएगा तो शासन ने वो की है कि उनके ऊपर जुर्माना या अर्थदंड की भी व्यवस्था की है। कई हमारे जिला कलेक्टरों ने इस टाइप के आदेश भी निकाले हैं। शासन ने भी आदेश निकाला है कि ये प्रक्रिया जो है ना किसान बंद करें, इससे बहुत नुकसान है। पर्यावरण को तो है ही, उनको व्यक्तिगत नुकसान भी बहुत है। बिल्कुल, जिस फसल अवशेष का किसान भाइयों देखिए आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हैं, आप उसी को आग लगा देते हैं तो इससे आपका ही दोहरा नुकसान होता है। एक यहाँ पर यही बात उठती है डॉक्टर साहब कि क्या उपाय हैं कि किसान भाई फसल का जो अवशेष है उसको ना जलाएं? इसके लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? देखिए, शासन ने बहुत अच्छी योजना लागू की है कृषि यांत्रिकीकरण में, कस्टम हायरिंग। कस्टम हायरिंग में सभी प्रकार के कृषि से संबंधित जो जुताई है, गहाई है, यंत्र जो है ना किराए पे हर जगह उपलब्ध हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर फसल अवशेष किसान सोचता है कि मेरा बच गया है या उसको मैं जलाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो रीपर चला दे, उससे जो है ना पूरा अवशेष जो है ना भूसा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और जैसी ज़मीन वो जलाने के बाद चाहता है उससे कहीं अच्छी ज़मीन उसकी बन जाएगी। थोड़ा सा ये है कि उसको समझने की ज़रूरत है और वहाँ तक जाने की ज़रूरत है। सब्सिडी पे भी ऐसे यंत्र जो है ना किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उनका उपयोग किसान करे, उस योजना का लाभ ले और अधिक से अधिक इन यंत्रों का उपयोग करके ये प्रथा को बंद कर सकता है। जी इसके अलावा ये समझना चाहेंगे कि जो फसल अवशेष हैं कंपोस्ट बनाने में या उर्वरक बनाने में, थोड़ा विस्तार से हमारे किसान भाइयों को प्रक्रिया समझाइए कि जैसे फसल काटी उन्होंने, अब उसके बाद उन्हें प्रक्रिया अनुसार क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए? देखिए, आपने दिल्ली और हरियाणा का उदाहरण टीवी में आप लोगों ने देखा ही होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में ये काम होता था। तो वहाँ एक बेस्ट डिकम्पोजर नाम का हमारी एनसीएफ जो संस्था है दिल्ली की, तो उनने निकाला हुआ है। वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो अगर इन अवशेष के ऊपर अगर इनका स्प्रे कर दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए, तो कुछ दिन बाद जो है ना अपने आप जो है ना वो गलना शुरू हो जाते हैं और ज़मीन में
मिल जाते हैं। और तो उसके कारण जो है ना आपको कुछ नहीं करना है, वो डीकम्पोजिटर का उपयोग जो है ना करके मात्र 20 रुपए में 1 सीसी आती है। बताइए। और गोबर और गौमूत्र के साथ में आप बहुत उससे मतलब जैसे दही जमाते ना अपन, थोड़ा सा जामुन का उपयोग कर लिए तो बहुत सारा दही जमा सकते हैं। इसलिए 1 सीसी को अगर आप गोबर गौमूत्र के घोल में डालोगे तो 15 दिन में आपको बहुत बड़ा आपको एक उसका कैटालिस्ट जिसको उत्प्रेरक बन जाएगा। और उसको आप पूरी जहां आपके अवशेष हैं वहां छिड़क दो, आप देखेंगे कि 15-20 दिन में जो है ना वो गलना शुरू हो जाएगा। और उसमें फिर आप अपना जो मिट्टी को सुधारने का या जुताई करने का काम करते हैं वो कर दीजिए, तो खाद के रूप में यानी ऑटोमेटिक वो उर्वरक या कंपोस्ट खाद आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो देखिए डॉक्टर साहब ने कितना बढ़िया तरीका बताया किसान भाइयों, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी शीशी का इस्तेमाल करना है जिससे ऑटोमेटिक जो फसल अवशेष का जिससे आप जूझते हैं, जिसको आप समस्या मानते हैं, वो समस्या नहीं बल्कि आपके लिए कहें कि बोनस है एक तरीके से, कि फसल तो आपको मिली लेकिन जो फसल अवशेष का भी आप उपयोग करेंगे। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं किसान भाइयों। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का क्या महत्व और फसल अवशेष का और किस तरीके से उपयोग हो सकता है। जल्द हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फसल अवशेषों के उपयोग के बारे में और साथ ही साथ जैविक खेती में उनका क्या महत्व है इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि सरकार किस प्रकार से जागरूक करे किसान भाइयों को, कैसे उनको समझा रही है या फिर क्या स्कीम ला रही है ताकि किसान भाई ये गलती ना करें। देखिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, जैसे हमने ये यांत्रिकीकरण की आपको बताई, ये है। आप देख रहे हो कि सरकार प्राकृतिक खेती के बारे में योजना लाई रही है। इसके पहले परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ना चालू की थी, उसमें भी इन सारी चीज़ों का समावेश किया गया था। और किसान अगर वास्तव में जैविक खेती करता है तो खेत से निकलने वाले कोई भी फसल से निकलने वाले अवशेष का उपयोग जो है ना उसको बाहर में फेंकना नहीं है, किसी भी प्रकार से उसको नष्ट नहीं करना है। वो सारा का सारा जैविक खेती में उपयोग है। और जितना ज़्यादा वो इसको करेगा, उपयोग करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको बाहरी जो लागत, कम लागत तकनीक बोलते हैं, किसान को अपनी आय दुगना करना है तो कैसे करेगा? अगर बाहर से आदान लाएगा और खर्चा करेगा पैसा, तो उत्पादन तो एक फिक्स लिमिट है उसकी कि इतना होना है आपको। तो इसको अगर जब लागत में हम कमी करेंगे, और लागत में कमी तभी होगी कि हम इन चीज़ों को समझेंगे जो प्रकृति हमको स्वयं दे रही है, वो खेत स्वयं दे रहा है, वो फसल स्वयं दे रही है। अगर उसका हमने उपयोग किया जैविक खेती में, तो आप ये मान के चलिए 3 साल के बाद किसान को कोई फर्टिलाइजर, कोई DAP, कोई यूरिया किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका उत्पादन एट पार हो जाएगा। जी, तो देखिए किसान भाइयों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है आज के समय में, कि आपको जो चीज़ मिल रही है उसका आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं और
फसल अवशेष वही एक वस्तु है जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, जिससे आपकी लागत खेती की कम होगी और उससे आपका जाहिर तौर पर मुनाफा बढ़ेगा। ये एक बहुत अहम पार्ट है, लेकिन हमारे किसान भाई इसको समझ रहे हैं, अब जागरूक हो रहे हैं और अब वो नरवाई जलाने से भी बच रहे हैं। कितना बदलाव आया सर? पहले किसने बड़े पैमाने पर नरवाई जलाई जाती थी, जब गाँव जाते तो खेत जलते नजर आते थे पूरे के पूरे, लेकिन कितना बदलाव आया? मैं खुद ये विभिन्न जगह में रहा, इंदौर में भी जेडीए था, भोपाल में भी रहा, मैंने खुद देखा अपना पूरा भोपाल डिवीज़न, होशंगाबाद डिवीज़न। यहाँ जब मैं जाता था शाम को, रात को निकलता था तो एकदम आग आग दिखती थी, रोड से ही दिखती थी। परंतु ये सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया इस बारे में, लोगों को जागृत किया और सबसे बड़ा जो है माध्यम तो आप लोग हो, आप लोग के माध्यम से बड़ा इस बारे में लोगों में चेतना आई है। तो अब उतना नहीं मिलता है, विशेषकर हमने ये देखा है कि जहाँ जंगल से लगे हुए खेत हैं, अच्छा। वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। बाकी जो है ना ये चीज़ जो है ना लोगों ने वास्तव में कम की है और इसमें सुधार हुआ है। अब इसके कारण भी मैं पता करूंगा कि ये जंगल के साइड में जो खेत लगाते हैं, खेती करते हैं, वो लोग इस बारे में क्यों सचेत नहीं हो रहे, जबकि उनके लिए तो बायोमास सबसे ज़्यादा है, जंगल का भी है और इनका भी है। अगर ये पूरा जैविक खेती में परिवर्तन कर लिया जाए इनको, तो इनको तो और फायदा है। इसके लिए हम लोगों को एक कैंपेन चलाना पड़ेगा, जिसके लिए शासन जो है ना काम कर रही है छोटे और लघु सीमांत किसानों के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश में तो आ जाएगा। जी, जल संरक्षण में किसान भाई किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं, जैसा आपने शुरुआत में जिक्र किया था, तो क्या करना चाहिए किसान भाइयों को इन दिनों? देखिए, जल संरक्षण तो आज का वो नहीं है, राजा महाराजाओं से ये जल संरक्षण का काम होता था। आप लोगों ने किताबों में देखा होगा और हमारे पास में जल संरक्षण के लिए बहुत सारी किताबें हैं। सरकार ने भी राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र से लेके कितने वाटर सेट कार्यक्रम चलाए और उनके रिजल्ट भी अच्छे रहे, किसानों ने भी किया है और किसान करते भी हैं। परंतु हमें सतत जो प्रक्रिया रहती है अपने भारत में है कि सतत जो है ना कोई भी काम चलते रहना चाहिए और कोई ना कोई इंसान जो है ना उसको जगाता रहे तो लोग जागते रहते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, तो पुरानी पीढ़ी का ज्ञान नीचे वाले को देना बहुत जरूरी रहता है। ये नहीं है कि हम सीख गए तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सीखी हुई आएगी हमारे जैसा। तो हम लोगों को उनके बारे में जागृत करना चाहिए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी अभी कहा था आपसे कि ये जल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसके बहुत सारे कारण हैं, एक नहीं बहुत सारे कारण हैं। तो इसको विस्तार से समझने की ज़रूरत है और जितना किसान, जितना उनमें बुद्धि है उसके हिसाब से जल संरक्षण का अभी से प्लानिंग करना चाहिए, ताकि बरसात में नदी, नाले, पोखर, इसके बारे में वो संरक्षित करने का काम अभी से विचार करके करने लगे। जी बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि फसल अवशेषों को आप जलाएं नहीं बल्कि उनका सदुपयोग करें। इससे आप खेत की सुरक्षा करेंगे, मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रखेंगे, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात यह कि पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। ये गैर कानूनी काम भी है, इसलिए इससे आप बचें। और जैसा डॉक्टर साहब ने सलाह दी है कि उस फसल अवशेष का उपयोग आप उर्वरक बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, या फिर कई यंत्र ऐसे आ रहे, कृषि यंत्र, जिनके जरिए आप उसी खेत की मिट्टी में उन फसल अवशेषों को मिला करके और खेत की उर्वरा शक्ति आप बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, इससे आपकी लागत कम होगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा और जो सरकार की मंशा है कि किसान भाइयों की आय दोगुनी हो, उस लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। 11 लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी जायद फसलें। 31 मई तक फसलों का उपार्जन। रासायनिक संसाधनों से करे बीज शोधन। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का महत्व और प्याज एवं लहसुन को थ्रिप्स कीट से बचाए। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन फसलों का रकबा निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस साल गर्मी के मौसम में 11 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलें बोने की तैयारी है। इसमें सबसे अधिक 9.5 लाख हेक्टेयर में मूंग की फसल बोई जाएगी। जायद उड़द 66,000 हेक्टेयर में और धान 54,000 हेक्टेयर, मक्का
1000 हेक्टेयर और मूंगफली 5000 हेक्टेयर में बोया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पिछले 3-4 सालों से जायद मूंग से अच्छी आमदनी होने से किसान मूंग की फसल लेना बेहतर समझने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी भी की जाती है। प्रदेश में किसानों से चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी 21 मार्च से 31 मई तक की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव कृषि अजित केसरी ने बताया कि रबी मौसम वर्ष 2021-22 में प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित उपज की उचित दर प्राप्त करने के लिए समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। बीज रक्षक रसायन जो बीज की बाहरी सतह पर पाए गए रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, जैसे थीरम और कार्बेंडाजिम द्वारा उपचारित करने से बीज सड़न, पौध गलन, आर्द्र पतन जैसी नर्सरी और पौधावस्था के रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। एग्लॉग कैप्टन द्वारा गन्ने, आलू आदि के बीज को उपचारित करते हैं। 2.5 ग्राम उपयुक्त रसायन का घोल बनाकर बीज को 10 मिनट डुबोकर तथा सुखाकर बुवाई करना चाहिए। सर्वांगी कवकनाशी जैसे बीटावैक, बावेक्टिन 2.5 ग्राम से बीज उपचारित करने से भीतरी और बाहरी सतह पर पाए जाने वाले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई भी उपयुक्त समय पर करनी चाहिए ताकि जिस उद्देश्य हेतु हम गहरी जुताई कर रहे हैं वह प्राप्त हो सके। किसान भाई जब रबी मौसम की फसलें चना, गेहूं आदि की कटाई करें तत्पश्चात अतिशीघ्र जुताई कर दे। प्राय ये समय अप्रैल-मई माह का होता है, अतः गहरी जुताई हेतु ये माह बहुत उपयुक्त होते हैं ताकि खेत की मिट्टी को पर्याप्त समय तक धूप और हवा प्राप्त हो सके। ये समय इसलिए भी उपयुक्त होता है कि इस समय जब रबी फसलें काटने के बाद खेत में कुछ नमी शेष रहती है, जिससे जुताई करने में बहुत आसानी होती है और खेत की जुताई करने में विशेष रूप से काली और चिकनी मिट्टी में काफ़ी कठिनाई होती है। गहरी जुताई हेतु प्रमुख कृषि यंत्र मोल्ड बोल्ड हल तथा डिस्क प्लाऊ से करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के कई फायदे हैं, जैसे मृदा में वायु का संचार बढ़ना, खरपतवारों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण में सहायक, मृदा का अपरदन रुकना, मृदा का उपचार, मृदा उर्वरकता, उत्पादकता में सुधार और रोग नियंत्रण भी किया जा सकता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई काफ़ी लाभदायक होती है, अतः यदि हम गहरी जुताई करते हैं तो न केवल हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा बल्कि हम प्रति इकाई क्षेत्र से ज़्यादा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को सलाह दी जाती है कि प्याज और लहसुन की फसल में थ्रिप्स कीट का प्रकोप अधिक होने पर समुचित उपाय करें। लगातार अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशी दवाइयों से उपयोग के कारण विषाक्तता का प्रभाव अधिक होने से फिप्रोपिल 650 मिलीलीटर या स्पाइनोसेट 150 मिलीलीटर, प्रोपिकोनाजोल 1 लीटर या कार्बोसल्फाने कार्बोनाजोल 500 मिलीलीटर 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। फसल पीली होने की स्थिति में पोटेशियम सल्फेट 2 किलोग्राम या मैग्नीशियम सल्फेट 1.5 किलोग्राम या सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण को 500 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो चलिए किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।